Welcome back again. I'm Rajesh Mohan, and in this particular video, we will talk about NABARD Grade A 2023 exam. So guys, the time has come for the notification and it is going to be out in a week or so. The phase 1 exam will be held on 16th October 2023 tentatively. So we have around 8 to 10 weeks left for the preparation, for the serious preparation, for the consistent preparation. Why I'm saying this? No matter what you did till now, यहाँ से अगर आप चीज़ों को सही से प्लान नहीं करते हो, यहाँ से अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखा, यहाँ से अगर आपका मोटिवेशन उस तरह से मेंटेन नहीं रख पाते हो, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गेटिंग अवे फ्रॉम सिलेक्शन. एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. अगर आप एंड के दिनों को सही से प्रिपेयर नहीं कर पाते हो, वहाँ पर चीज़ों का रिवाइज नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है. So with this particular video, I am going to provide you a 8-week study plan. I am not saying this is a perfect study plan, क्योंकि मैंने एक तरह से जनरल सिनेरियो मानकर ये स्टडी प्लान तैयार किया है. बट some of you may be working, some of you may be having different exams like बैंक PO or other exams also. या different situations हो सकते हैं. So based on availability of time with you, you can modulate this particular plan according to your need. एंड उसके अकॉर्डिंग आप 8 से 10 हफ्ते में जो है चीज़ों को कवर कर सकते हैं. उसी के लिए आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है. सो वीडियो को आप एंड तक देखना. दिस वीडियो कुड बी ऑफ 40-45 मिनट. ओके, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी. सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड अगर आपको पूरा समझना है चीज़ों को तो. और यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स. आप इसको देख सकते हैं, मतलब बार बार इसको, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में इसको आप देख सकते हो जैसा आपको सही लगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. बिफोर मूविंग अहेड, जैसा कि आपको पता है कि मैंने रिसेंटली NABARD ग्रेड ए एग्जाम के लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ और ये फुल फ्लेज्ड कोर्स है. आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फेज 2 एग्जाम. ओके, एंड देयर आर 2 to 3 कोर्सेज. बेसिकली आपको एक कोर्स जो है वो सिर्फ PIB समरी प्रोवाइड करता है, PIB इन ESI करंट अफेयर्स, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है. दूसरा कोर्स है जहां पर कि आपको PIB और डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट दोनों अवेलेबल है. ओके, चूंकि आपको पता है ना कि आउट ऑफ 200 marks in phase 2 exam, 150 marks would be coming from the descriptive section. Okay, तो मतलब आपको सिलेक्शन के लिए बिना डिस्क्रिप्टिव का कुछ हो नहीं सकता है. एंड टू लर्न हाउ टू राइट बेटर आंसर्स और हाउ टू राइट बेटर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आई हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर बैच. और अभी मैंने 450 से ज़्यादा लोगों को जो है ट्रेन किया है RBA ग्रेड बी एग्जाम के लिए. सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग माई ओन एग्जाम एट द सेम टाइम हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. और ये मैंने पेड बैच के बारे में बात की. उसके अलावा 1000+ लोग होंगे जो मेरे से मैसेज, टेलीग्राम मैसेजेस के थ्रू आपको आंसर्स वगैरह को एवेल्युएट करवा चुके होंगे. सो बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंस आई कुड हेल्प यू इन दिस रिगार्ड ऑल्सो. सो द लिंक आपको जो है वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक अवेलेबल होगा, वहां से आप क्लिक करके वो चेकआउट कर सकते हैं. और यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन द मेन कोर्स. ओके, ये आपको 1699 का अवेलेबल है. इसमें आपको मॉक टेस्ट, PIB, मेंटरशिप, आपको डेडिकेटेड जो सपोर्ट होता है वो सारी चीजें आपको इंटरव्यू स्टेज तक प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, साथ ही साथ इसमें आपको ARD और ESI का स्टैटिक पार्ट, डायनामिक पार्ट, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, MCQs, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर की जा रही है. तो ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर ARD का समरी नहीं मिलेगा. ARD का सबसे बढ़िया समरी, आपको बेस्ट कंपेंडियम जो है वो आपको इसी कोर्स में अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि और जो लोग हैं उनके शॉर्ट कमिंग्स को देखते हुए, वहां पर उन चीजों को एनालाइज करते हुए बेहतर PDF बनाने की कोशिश की गई है. ओके, एक कंप्रिहेंसिव PDF जो ज्यादा बल्कि भी नहीं हो, मतलब सब कुछ अलग अलग बुक्स एंड ऑनलाइन कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है. एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखा गया है कि ये पूरा सिलेबस को डिस्क्रिप्टिव एज वेल ऑब्जेक्टिव पोर्शन दोनों के लिए कवर करता हो. तो यू कैन चेक आउट वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं. Now, when the notification is expected, नोटिफिकेशन आपको एक वीक के अंदर आ जाएगा. ओके, 16 अक्टूबर को फेज 1 और 19 नवंबर को आपको फेज 2 एग्जाम प्लान्ड है. तो आप देख सकते हैं फेज 1 और फेज 2 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया है. तो ऐसे केस में यही सजेशन रहेगा कि फेज 2 के लिए आप पहले से तैयार रहो. ओके, so that after 16th October you can utilize these 30 to 32 days for the practice of what? Descriptive writing. Okay, revision and practice of descriptive writing, इसके लिए आप जो है इसको यूटिलाइज कर सको. इसीलिए मैं कहूंगा कि आप जो है अभी से पूरा सिलेबस को कवर करके रखो, क्योंकि unlike RBA grade B exam, here the ESI and ARD which are asked
इन फेज 2 एग्जाम आर ऑल्सो सेम इन योर फेज 1 एग्जाम। और यहाँ पर आपको जैसा कि देख सकते हो द मेरिट सेक्शन विच इज ऑफ 100 मार्क्स, जिसके बेसिस पर आपका फेज 1 में सिलेक्शन होता है फेज 2 के लिए, इन विच 80 मार्क्स कम्स फ्रॉम ESI एंड ARD। द सेम ESI ARD सेम सिलेबस वुड बी आस्क्ड इन फेज 2 एग्जाम ऑल्सो। यही चीज आपको सेम टू सेम फेज 2 में भी रहने वाला है। तो इसीलिए आपको जो है अभी से ही अच्छे से तैयारी कर लेना है, ताकि आपको दोबारा चीजों को फिर से फेज 2 के लिए स्पेशली नहीं पढ़ना पड़े। वहां पर बस आप रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस कर सको, सिलेक्शन तभी होता है। ओके, सो अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट हाउ मेनी वैकेंसीज, 150 to 160 वैकेंसीज होंगे। लेकिन यहाँ पर जनरलिस्ट पोस्ट जो होता है, जनरलिस्ट फॉर विच नॉर्मल ग्रेजुएट्स आर जनरल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, वो आपको अराउंड 80 वैकेंसीज होती है। ओके, वो कितने वैकेंसी होती है, 80 के अराउंड वैकेंसी होती है। तो ये ध्यान रखना, बिकॉज देयर आर 8 to 9 पोस्ट लाइक एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल साइंस, सब के लिए पोस्ट आता है। बट मेजोरिटी ऑफ पोस्ट अराउंड 50% पोस्ट जो होती है, वैकेंसी जो होती है, वो जनरलिस्ट पोस्ट के लिए होती है, जिसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएट सभी ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं। व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जो जनरलिस्ट पोस्ट है उसके लिए आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन आपको 60% होनी चाहिए। ओके, और SC ST PWD के लिए आपको ये 55% है। तो ये क्राइटेरिया आप पिछले साल के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वहां पर दिया हुआ है। एज आपको 21 ईयर से 30 ईयर से 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC एप्लीकेंट को 5 इयर्स, आपको SC ST को और रिमेनिंग आपको PWD को 10 इयर्स मिलता है। ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो आपके अनलाइक RBI ग्रेड भी, जहां पर कि आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस पर भी मिलता है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर बस आपको जो कास्ट बेस्ड पर रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, फेज 1 एग्जाम की बात करते हैं। तो फेज 1 एग्जाम में आपके जो है देयर आर टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये नॉन मेरिट सेक्शन कहलाते हैं। नॉन मेरिट मतलब यहाँ पर बस आपको सेक्शनल, इंडिविजुअल सेक्शनल क्लियर करना है। ओके गाइज, मैंने क्लियरली काफी 3 वीडियोज मैंने प्रीवियसली बना रखे हैं। तीनों वीडियो में आपको जो है, एक वीडियो मैंने कट ऑफ या एग्जाम के बारे में सभी चीजों को डिस्कस किया था, सेकंड वीडियो मैंने मेरिट सेक्शन डिस्कस किया, थर्ड वीडियो मैंने नॉन मेरिट सेक्शन डिस्कस किया है। मैं आपको कार्ड के रूप में वीडियो में ऐड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको नाबार्ड के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए वो वीडियो जरूर एक बार देख लेना। वो काफी डिटेल में आपको दिया हुआ, वहां पर चीजें अवेलेबल है, राइट। सो ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स आर क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब यहाँ पर आपको सेक्शनल क्लियर करना। जैसे डिसीजन मेकिंग में आपको 1.5 मार्क्स का सेक्शनल होता है, 2 मार्क्स का सेक्शनल होता है। क्वांट में आपको 4 साढ़े 4 नंबर 4.5 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग में वही 4.5 या 3.5 मार्क्स होते हैं। जो भी होता है, पिछले 2 साल का मैंने सेक्शनल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है उस वीडियो में, आप देख सकते हैं, उसको एनालिसिस पूरा मैंने आपको दिया हुआ। इंग्लिश का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा होता है, 12 मार्क्स के अराउंड होते हैं। तो ये सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करने होते हैं। बट योर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन दीज 3 सब्जेक्ट। जो ये 100 मार्क्स है, 20 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, 40 मार्क्स ESI इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एंड 40 मार्क्स एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इस पर बेसिस, इसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है फेज 2 एग्जाम के लिए। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। So separate video has been created on non-merit section. Please watch that video covering same thing will make video lengthy. इसीलिए आपको मैंने पहले ही बोला वो वीडियो आप जरूर देख लें। नॉन मेरिट सेक्शन पर काफी डिटेल में आपको मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे देखने के लिए। तो फेज 2 एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पैटर्न इस तरह से कुछ है कि यहाँ पर आपको पेपर 1 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ऐसे आपको यहाँ पर 350 वर्ड्स के लेटर लास्ट ईयर नंबर ऑफ वर्ड्स दिया हुआ था। 2021 में नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं दिए हुए थे। प्रीसी में आपको 135 वर्ड्स लास्ट ईयर दिया हुआ था। तो ये ध्यान रखना, ये वर्ड लिमिट जो है वो चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। लास्ट ईयर 2022 के पेपर के अकॉर्डिंग ये आपको दिया हुआ है। सो 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड प्रीसी राइटिंग। ऐसे राइटिंग आपके 40 मार्क्स होते हैं, लेटर एंड प्रीसी राइटिंग इज ऑफ 30 एंड 30 मार्क्स। तो ओवरऑल 100 मार्क्स और 90 मिनट्स आपको दिया जाता है। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, पेपर 1 मॉर्निंग शिफ्ट में होता है आपको। उसके बाद आपको 1 आवर का ब्रेक मिलता है, अराउंड 12 PM पर आप जो है फ्री हो जाते हो फर्स्ट शिफ्ट से, और उसके आपको ब्रेक मिलता है 1 आवर का, और देन यू कम बैक अगेन
आप थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करके बाहर, आपको मतलब फिर से बाहर जाना होता है, एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाता है, देन यू कम बैक अगेन आफ्टर 1 आवर, ओके, फिर से आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सब कुछ आपका फिर से वेरिफिकेशन होता है, एंड देन योर पेपर 2 स्टार्ट्स। पेपर 2 में सबसे पहले आपको यहाँ पर 30 मिनट्स का पेपर होगा, ओके। पेपर 2 में आपको 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए वो ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन बी आपको डिस्क्रिप्टिव होता है, बट यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं मिलता है सेक्शन ए सेक्शन बी के बीच में। तो पहले 30 मिनट्स में आपको जो है 50 मार्क्स का पेपर होगा, जहां पर आपको 30 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, ओके। एक बात ध्यान देना, 2021 में आपको 2 और 1 मार्कर का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन 2022 में आरटीआई रिप्लाई के अनुसार ये बोला गया है कि 20 क्वेश्चंस वेयर ऑफ 2 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस वेयर ऑफ 1 मार्क्स। तो मार्क्स ये चीज वेटेज आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको होगा, ओके। ये चीजें 2021 में डिफरेंट थी और 2022 में डिफरेंट था, ओके। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलप सोशल इशू एंड रूरल डेवलपमेंट पर पूछा जाएगा। तो 30 क्वेश्चन होंगे, ये फिक्स है, 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा। अब देखो यहां पर भी 2 सेक्शन बनाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज पर आपको 4 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे 5 पैसेज होते हैं। सो 4 × 5 = 20। इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन होता है। और सेक्शन बी में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं और ऐसे 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो वहां भी आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी बना होता है। देन कम्स टू फेज 2 के पेपर 2 में आपको सेक्शन, अगर इधर से बात करें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का, तो यहाँ पर आपको जो है 90 मिनट मिलता है। वंस अगेन ये आपके 50 मार्क्स का होता है। यहाँ पर भी सेक्शन ए और सेक्शन बी बना होता है। सेक्शन ए आपका 15 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स में आप देखो, जैसे आरबीआई में क्या होता है ना कि आपको 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 3 में से 1 क्वेश्चन मैंडेटरी होता है और आउट ऑफ 2 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। मतलब किसी 2 में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। ये 2 में से 1 का ऑप्शन होता है, ना कि 3 में से आपको ऑप्शन दिया था। सिमिलरली आउट ऑफ 10 मार्क्स 1 क्वेश्चन विल बी मैंडेटरी एंड आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आइदर यू कैन अटेम्प्ट दिस और दिस। तो आइदर और वाला कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ओनली। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। एक बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, अभी आरबीआई ग्रेड बी में उन्होंने जो डिस्क्रिप्टिव में नंबर ऑफ वर्ड्स दिए थे वो एक रेंज में दिया था। मतलब 15 मार्क्स के लिए उन्होंने 600 to 620 वर्ड्स दिया था और 10 मार्क्स के लिए 400 to 420 वर्ड्स दिया था। और यहाँ पर ये सिस्टम क्या था कि यू कैन नॉट टाइप मोर देन 420 वर्ड्स। आपको टाइपिंग हो ही नहीं रही थी, लॉक हो जा रही थी। तो ये चीज ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नया जो है उन्होंने बना लिया है, नया चीजें उन्होंने डेवलप की है। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने वर्ड का रेंज दिया था कि 600 to 620 वर्ड्स। तो मे भी आपको आरबीआई में भी ऐसा कुछ देखने, सॉरी नाबार्ड में भी आपको ऐसा कुछ रेंज में देखने को मिल सकता है। तो वो चीज आप ध्यान रखना। अब बात कर रहे थे हम लोग एआरडी स्टैटिक का। एआरडी स्टैटिक जो है उसके लिए, एआरडी के लिए बेसिकली पढ़ना क्या होता है, ओके। तो एआरडी में 4 चीजें आपको होती है। एआरडी स्टैटिक, एआरडी करंट अफेयर्स, एआरडी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, एआरडी स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ओके। तो सबसे महा इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एआरडी स्टैटिक है और सबसे लेंदी भी यही है। देयर आर 10 to 11 यूनिट्स अवेलेबल इन योर सिलेबस। ऑल द यूनिट्स आर बेसिक इन नेचर। आपको कोई डिटेल में आपको उस पर रिसर्च नहीं करने हैं, ओके। बेसिकली पर्पस यही रखा गया है कि एक जो ग्रेजुएट एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, उसको बस सभी तरह के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया हो। जैसे कि उसको एनिमल हस्बेंड्री का भी पता हो, उसको फॉरेस्ट्री का भी पता हो, फिशरीज का भी पता हो, हॉर्टिकल्चर का भी पता हो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का भी पता हो, उसको जो है फार्म मशीनरी का भी पता हो, उसको आपको प्रेजेंट एग्रीकल्चर सिनेरियो के बारे में पता हो। तो सबके बारे में बेसिक आइडिया हो। इसीलिए आपको जो है ये सिलेबस को इस तरह से बनाया गया है, इलस्ट्रेटिव इन नेचर बनाया गया है, ताकि एक नॉर्मल ग्रेजुएट को एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक आइडिया अवेलेबल हो, ओके। सो देयर आर अराउंड 11 यूनिट्स और आपको उसको कवर करना अच्छे से। अब देखो, जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तो उस टाइम पर मैंने रिकमेंड किया था कि यू कैन फॉलो आर के शर्मा बुक, मैंने रिकमेंड किया था। बट चूंकि अब
टाइम कम है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आने ही वाला है, तो ऐसे केस में बुक रिकमेंड करना एक तरह से अच्छी बात मतलब जायज नहीं होगा, क्योंकि बुक पढ़ने में टाइम लगता है। ओके, और चूंकि मैंने बोला कि 10 अलग अलग चैप्टर है, नो सिंगल बुक कवर ऑल द 10 और 11 यूनिट्स। ओके, क्योंकि 3 ही चैप्टर एग्रीकल्चर के, बाद बाकी एग्रीकल्चर में एलाइड आता है। एलाइड में बेसिकली आपको एनिमल हसबेंड्री एंड जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट टॉपिक्स होते हैं वो आते हैं। तो एलाइड से ज्यादा आपको सिलेबस में है, जैसे कि मैं दिखा दूं आपको कि ये जो टॉपिक्स है, यूनिट 7 फिशरीज, फॉरेस्ट्रीज, इकोलॉजी, एनिमल हसबेंड्री, हॉर्टिकल्चर, ये सब जो टॉपिक्स हैं आपको बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सब टॉपिक जो है ये बेसिकली एलाइड से आते हैं, और ये टॉपिक्स को करने के लिए आपको अलग अलग बुक्स आती है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो हॉर्टिकल्चर के लिए आप देख सकते हो, सिर्फ ये हॉर्टिकल्चर की अलग एक पर्टिकुलर बुक आती है। ओके, ये बुक आती है जैन ब्रदर की, एस.एन. गुप्ता की बुक है, काफी अच्छी बुक है, हॉर्टिकल्चर काफी डिटेल में कवर करता है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड by you to read these books। बेसिकली इसी बुक्स को स्टडी करके आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, आपको नोट्स वगैरह दिए गए हैं। ओके, सो यू कैन फॉलो एनी कोचिंग नोट्स, और मेरा भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा एग्रीकल्चर कंपेंडियम आ रहा है, ओके, मेरे कोर्स में प्रोवाइड किया गया है, वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव नोट है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी कोचिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं या समरी पीडीएफ मास्टर नोट्स यूज कर रहे हैं, उसको आप एक दो बार अच्छे से डिटेल में प्रिंट आउट लेकर अच्छे से कवर कर लो, सफिशियंट रहेगा। ओके, ये मान कर चलना, कंसीडर कर लेना कि जो आएगा इसमें से हम कर देंगे, वो कॉन्फिडेंस सजाना तो हो जाता है उसी से। ओके, देन एआरडी करंट अफेयर्स, ज्यादा कुछ है नहीं एआरडी करंट अफेयर्स में, जो पीआईबी में चीजें अवेलेबल है वही आपको है, बाद बाकी कुछ थोड़ा बहुत आपको अलग से जो एआरडी के, बेसिकली एआरडी करंट अफेयर्स जो है, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो जो इकोनॉमिक से करंट अफेयर्स होते हैं ना, उसी में आपको एआरडी करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होता है। तो बिजनेस लाइन वगैरह के आपको कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटी रिलेटेड वहां न्यूज वगैरह आते हैं, वो सब थोड़े बहुत न्यूज होते हैं। तो हार्डली 15-20 पेज का न्यूज बनता है पिछले 6-7 महीने में। तो ये आपको नोटिफिकेशन आने के बाद भी आप एक बार पढ़ के जो कवर कर सकते हो, 2-3 घंटे में इसको आप कवर कर सकते हो, कुछ ज्यादा इसमें रहता नहीं है। एग्रीकल्चर एआरडी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर एआरडी स्टैटिक, अगर आप देखोगे फेज 2 एग्जाम में आउट ऑफ 100 मार्क्स लास्ट ईयर उन्होंने जो है इवन जो 2 मार्कर क्वेश्चंस थे, ओके, आउट ऑफ ऑल द 20 क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस, इफ वी लीव द 6 क्वेश्चन जो एआरडी स्टैटिक पर बेस्ड था, ओके, इफ यू लीव ऑल दो 6 क्वेश्चंस, द 14 रिमेनिंग 14 क्वेश्चंस वे आर बेस्ड ऑन प्रोग्राम्स। ओके, इवन 1 मार्कर में 2-3 प्रोग्राम के क्वेश्चन थे। सो ओवरऑल 31 मार्क्स आपको यहां से हो गए, राइट। सो ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ 50 31 मार्क्स आपको यहां से हो गए। इफ यू टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, दो 50 मार्क्स, वहां पर आपको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, देन देयर इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन व्हिच वाज अ मैंडेटरी क्वेश्चन एंड इट वाज बेस्ड ऑन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी। तो उसके अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, उस पर आपको 15 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन था, मतलब उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसके बदला में कोई आप अटेम्प्ट दूसरा नहीं कर सकते हैं। एनआरएलएम के बदले में आप अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन 15 मार्क्स में ये मैंडेटरी क्वेश्चन था। तो फिर भी हम लोग अगर जोड़ दें तो 25 मार्क्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ 100 56 मार्क्स, आउट ऑफ 100 56 मार्क्स जो है वो डायरेक्टली आपको प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी से पूछा जा रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। वंस अगेन इफ आई टॉक अबाउट द फेज 1 एग्जाम, सो फेज 1 एग्जाम में आपके जो 40 मार्क्स होते हैं एआरडी के, आउट ऑफ दो 40 मार्क्स आपको 15 to 16 मार्क्स जो है वो प्रोग्राम से होगा। आउट ऑफ द 40 मार्क्स ऑफ ईएसआई, आउट ऑफ द 40 मार्क्स ऑफ ईएसआई अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। तो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। अब देखो ईएसआई वाला जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी होता है, ये आप पीआईबी मैगजीन से कवर कर सकते हैं, इसको पीआईबी से आपको सफिशिएंट होता है, उससे बाहर नहीं जाता है। कुछ मिनिस्ट्रीज है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये 3-4 मिनिस्ट्रीज हैं जो सोशल इशू के अंतर्गत आते हैं, उसको आपको थोड़ा डिटेल में कवर करना पड़ता है। ओके, वो थोड़ा सा बाहर से ही पूछ लेते हैं कई बार, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर क्वेश्चन रहता ही रहता है, समग्र शिक्षा अभियान पर क्वेश्चन रहता है, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है, अदरवाइज पीआईबी सफिशिएंट रहती है।
ओके देन इफ आई टॉक अबाउट द ARD प्रोग्राम्स, ARD प्रोग्राम में PIB मैगजीन सफिशिएंट नहीं रहता है, ये सत्य है। क्योंकि अगर आप फेज 2 एग्जाम में देखो तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल पूछते हैं, घुमा के पूछते हैं, उसको आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो वैसे केस में आपको जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च होती है उसके गाइडलाइंस PDF आते हैं, 40 पेज 50 पेज के आते हैं, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने ARD प्रोग्राम्स के कंपेंडियम बनाया अपने कोर्स में, वो आप यूज कर सकते हैं। ओके या आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाके या कोई भी अगर आपको और भी कंपेंडियम अवेलेबल है मार्केट में, वो आप यूज कर सकते हो। ओके लेकिन ध्यान रखना कि आप प्रोग्राम जब कवर करो तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप समझो, प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट होगा वो चीज को आप समझो, प्रोग्राम्स के जो पार्ट्स हैं, जो टारगेट्स हैं वो चीज को समझो, प्रोग्राम्स कब तक इंप्लीमेंट होगा ये चीज को आप समझो, बजट एलोकेशंस वगैरह को आप अच्छे से समझो, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ओके बस आपको ये देख लेने से प्रोग्राम क्या है कब तक चलेगा ये नहीं होगा, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को, कंपोनेंट्स को, टारगेट्स को, ओके ये प्रोग्राम कब तक चलने वाला है ये चीज जरूर ध्यान रखें, प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, किस डेट में लॉन्च हुआ था, ये चीज को आप जरूर ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्कर में आते हैं। ओके और मैं जो आपको आज पढ़ा रहा हूँ नवाड में नहीं हूँ, इसका एक रीजन ये भी है कि मैंने 3 क्वेश्चंस में 2 मार्क्स में सिली मिस्टेक किए और उस कारण से पिछले साल सिलेक्शन रुक गया, बस थोड़े से मार्क्स से रुका है और मैं आपको आज वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको कहीं नवाड में बैठ के एंजॉय कर रहा होता। सो डेफिनेटली मैंने 2021 से भी इंटरव्यू दिया, 2022 में भी दिया, सो इट जस्ट बिकॉज ऑफ सम सिली मिस्टेक्स आई एम हियर, अदरवाइज आई वुड हैव बीन इन नवाड आल्सो। ओके काफी सारे दोस्तों ने ऑलरेडी सिलेक्शन ले लिया। सो नॉट टॉक अबाउट ARD स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स इंडेक्सेस, देयर आर सम लीगेसी रिपोर्ट्स जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे, SCS सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, हैंडलूम सेंसस, ये सब आपको लाइव स्टॉक सेंसस, ये सब आपको करने होते हैं। 4-5 आपको ये पुराने वाले होते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। ओके उसके अलावा 2-3 नए वाले होते हैं, जैसे कि नबार्ड का भी एनुअल रिपोर्ट आया है, नबार्ड का माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट आएगा, या 1-2 आपको लेटेस्ट आपको रिपोर्ट आते रहते हैं, वो आपको करने होते हैं। तो ये आपको आता है। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो कुछ डाटा फैक्ट्स वाले चीजें होती हैं, जैसे कि ARD स्टेटिस्टिक्स में आपको मोस्टली डाटा फैक्ट जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, कि कौन सा आपको जो देखोगे आपको प्रोडक्शन डाटा, जैसे कि अलग अलग क्रॉप्स का आपको प्रोडक्शन, जो हॉर्टिकल्चर के भी और फूड ग्रेन्स के भी आपको डाटा रिलीज किए जाते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये चीजें आपको जारी की जाती है। सिमिलरली सरकार MSP रिलीज लॉन्च MSP जारी करती है अलग अलग क्रॉप्स के लिए, तो वहां से आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। कई बार ये आपको 2 मार्कर में फेज 2 में भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके ये तो हो गया आपको ARD, इससे बाहर कुछ नहीं है, इतना ही है। ये तो हो गया ARD। अगर GA और ESI के बारे में बात करें तो ESI स्टैटिक में आपको नॉट मच आस्क्ड इन फेज 1, ओके बट हैविंग अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एडिटोरियल वगैरह कवर करते हो या आप कुछ वेरियस इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पढ़ते हो तो वहां पर आपको जो है ये चीजें जरूर हेल्प करती है। अगर आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, तभी आप चीजों को रिलेट कर पाते हो। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। देयर आर 8 to 10 टॉपिक्स, मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये बता रखा है। देयर आर ओनली 8 to 10 टॉपिक्स, जिस पर आपको 2 से 3 पेजेस के नोट्स बना लेने होते हैं और उस नोट्स को अच्छे से कवर कर लेना होता है। उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, ग्रीन ग्रोथ हो गया, या अगर बात करें तो WTO हो गया, या अगर बात करें तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया, इस तरह से गया, करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया, ओके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो गया, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। MSP वाला कंसेप्ट हो गया। तो ये सब जो है आपको टॉपिक्स को ध्यान रखना होता है। 8-10 टॉपिक्स पर आपको जो है कंटेंट रेडी कर लेते हैं, फॉर्डर मटेरियल रेडी कर लेते हैं, उसी से जनरली आपको डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। बस एक डिस्क्रिप्टिव रहता है, 10 या 15 मार्क्स में रहेगा। दिक्कत क्या है कि अगर वो मैंडेटरी क्वेश्चन हो गया फिर आप फंस जाओगे, इसीलिए आपको प्रिपेयर करना होता है। अदरवाइज हम लोग बोलते हैं कि छोड़ दो, क्योंकि ऑप्शनल ऑप्शन में रहेगा दूसरा क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन नबार्ड में क्या है कि मैंडेटरी क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो अगर वो मैंडेटरी में आ गया 15 मार्क्स में फिर आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि 10-15 टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा बहुत नोट्स बना के उसको कवर कर लिया करो। ये एक तरीका हो सकता है ESI स्टैटिक का। ESI करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है। ओके ये आपको फेज 1 के GA के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ESI के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
दोनों में आपको काम आता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि आपको सही तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इसमें आपको आरबीआई से भी, नाबार्ड, बैंक्स, बिजनेस, कॉर्पोरेट, ये सब के न्यूज आते हैं। ओके, फेज 1 एग्जाम में आपको पूछा जाता है बिजनेस, कॉर्पोरेट न्यूज वगैरह। फेज 2 एग्जाम में मेनली आपको आरबीआई के ही अपडेट पूछे जाते हैं, आरबीआई के सर्कुलर वगैरह पर आपको क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है, उससे बाहर नहीं मिलता। सिमिलरली आपको जो है रिपोर्ट जो है, जो यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट होते हैं वो भी आपको करने होते हैं। ओके, वहां से आपको इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस और नीति आयोग के रिपोर्ट्स आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पीआईबी मैगजीन में कवर किया गया है और अच्छे से कवर किया गया है, काफी डिटेल में। अभी जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम हुआ था वहां पर लोगों को काफी हेल्प किया है पीआईबी मैगजीन। डायरेक्टली क्वेश्चंस फंसे हैं, इसलिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आप ये मैगजीन पर रिलाई कर सकते हो, डायरेक्टली आप ये मैगजीन ले लो, इसी से आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बस एक और चीज मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि जो अफेयर्स क्लाउड का बैंकिंग एंड इकोनॉमी मंथली आता है वो भी आप एक सोर्स के रूप में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो बैंकिंग के अपडेट्स होते हैं, जो आपको बिजनेस कॉर्पोरेट के अपडेट्स होते हैं, वो पीआईबी में कवर नहीं किया जाता है। पीआईबी में आपको आरबीआई से भी, नाबार्ड, ये सर्कुलर्स कवर किए जाते हैं, वो न्यूज वगैरह कवर नहीं किए जाते हैं। तो उसके लिए आप ये अफेयर्स क्लाउड वाला मैगजीन फॉलो कर सकते हो, ये मंथली आता है, आप फॉलो कर सकते हैं। ईएसआई प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पीआईबी मैगजीन सफिशिएंट है इसके लिए, उसको कवर कर सकते हैं। बट देयर आर फ्यू मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये 3-4 मिनिस्ट्रीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसको आपको अलग से थोड़ा सा उसके सारे प्रोग्राम्स, आपको फ्लैगशिप स्कीम खास करके जो बड़े मेजर प्रोग्राम्स होते हैं उसको आपको डिटेल में देखना होता है। जैसे खास करके अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, समग्र शिक्षा अभियान, ये आपको देखना होता है। ओके, इसके लिए ऑलरेडी मेरे कोर्स में आपको ईएसआई प्रोग्राम्स कंपेडियम अवेलेबल है, and that particular PDF is more than enough to answer any question related to programs and policy in RBI grade B as well as NABARD grade exam, उससे बाहर कुछ नहीं है। ओके, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये आपको तब देखो जीए जो नाबार्ड का है वो कुछ आरबीआई की तरह नहीं है, या बैंक पीओ की तरह नहीं है। ये बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि बस 20 क्वेश्चन होते हैं, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनता। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने पूछ लिया कि सबसे ज्यादा रोज किस दिन सेल होता है। ओके, इंडिया और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है? बेसिकली चैनल 8 जो है, 8 डिग्री चैनल जो है वो इंडिया और मालदीव को डिवाइड करता है। ओके, जो अंडमान निकोबार द्वीप है, एक मैकॉय द्वीप है, उसके बीच और मालदीव के बीच में है वो। तो वो सब क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाते हैं। ये आपको ग्रास के बारे में, जो सबसे ऊंची घास कहाँ पर पाई जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो आंसर करना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको आप कहाँ से पढ़ोगे, और वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप छोड़ दोगे, 4-5 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग 14-15 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। अब डुएबल कहने का मतलब उसमें भी कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होंगे, आप वहां पर डाटा मिस कर सकते हो, दिमाग आपको आएगा नहीं। तो इसीलिए आपको एक तरह से जेन्युइन अगर मैं बात करूं तो 11-12 मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं। मेरे दोनों बार आए, तीनों बार आए बेसिकली, तो और भी लोगों का आए, इतने आ जाते हैं। और यही आपको टारगेट करना चाहिए था, इससे ज्यादा आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि फिर एफर्ट ज्यादा लग जाएगा और दूसरी चीजें छूट जाएंगी। तो कोई भी मैगजीन उठाओ, 3 महीने का करंट अफेयर्स कर लो। जैसे अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है तो फर्स्ट वीक अक्टूबर जरूर करना है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने को अच्छे से कर लोगे। ओके, और अक्टूबर का फर्स्ट वीक, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पीआईबी ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, ईएसआई करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो उससे बाहर जाने का कोई सोर्स, कोई मतलब नहीं बनता, नहीं जाएगा। तो कोई भी अड्डा, पॉकेट, बोल्ट, ये सब जो भी है, कोई भी आप एक मैगजीन को उठाकर पढ़ लो। ओके, वो काम कर जाएगा आपका। सो दैट वाज ऑल। तो ये तो सिलेबस के बारे में था। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा जो स्टडी प्लान है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो स्टडी प्लान इस तरह से कुछ है। ओके गाइस, आई वांट टू शो यू द पीडीएफ, जो मैं एक बार से पीडीएफ भी मैंने शेयर कर रखा है, और वो ये पीडीएफ है जहां पर कि आपको सिलेबस को सिंप्लीफाइड किया गया है। ये पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, इस पीडीएफ को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको हर चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया। जैसे सिलेबस देख सकते हो आप, यूनिट वाइज दिया गया है। सो यूनिट वाइज सिलेबस हैज बीन गिवन। आपको इकोनॉमिक्स का भी, एग्रीकल्चर का भी यूनिट वाइज सिलेबस दिया गया है। ये चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए वो चीजें दी गई है। ओके, तो ये सब आपको अवेलेबल है, तो इसके लिए ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये वाला पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो जो यहीं पर स्टडी प्लान डिस्कस कर लेते हैं एक बार थोड़ा डिटेल में। ओके, सो हियर आई थिंक ये ज्यादा विजिबल होगा।
ओके, तो वीक 1 की अगर तो मैंने वीक 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 वीक का मैंने प्लान तैयार किया है। आप देख सकते हो ARD स्टैटिक, PIB समरी, ओके, ESI करंट अफेयर्स, बजट इकोनॉमिक सर्वे, ARD प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, जनरल अवेयरनेस, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस। अब देखो आप बोलोगे सर डिसीजन मेकिंग कहाँ? देखो डिसीजन मेकिंग मोस्टली 2 से 3 दिन में हो जाता है। 2 नंबर चाहिए, 2.5 नंबर चाहिए। अगर आप उतना भी नहीं ला पा रहे हो तो फिर छोड़ दो यार, ओके। उतना आ जाना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लोगे, 1-2 वीडियोज है यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको अच्छे से देख लो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो 2.5 नंबर तो आ ही जाते हैं। उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, 10 मार्क्स में सेक्शनल कट ऑफ उससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में भी यही ध्यान रखना है कि बस आपको 1 घंटे डेली पजल वगैरह या कुछ चीजें, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये चीजों का आपको इंग्लिश के जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सबको प्रैक्टिस करते रहना है, ओके। 1 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करते रहो, इससे थोड़ा सा मेंटली भी आप जो थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि दिमाग का कसरत होता है। जब पजल सॉल्व करते हो दिमाग का कसरत होता है, माइंड थोड़ा फास्ट वर्क करता है। तो ये चीजें आपको डेली करना चाहिए 1-1.5 घंटे, तो उससे आपका जो है इसका सेक्शनल क्लियर हो जाएगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का भी सेक्शनल आपका क्लियर हो जाएगा। जहां तक रही बात कंप्यूटर अवेयरनेस का, अब देखो कंप्यूटर अवेयरनेस का आपको हल्के में नहीं लेना है। लास्ट ईयर काफी लोगों का ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया था, बट दे फेल्ड इन सेक्शनल कट ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। तो गाइडली का कंप्यूटर अवेयरनेस का PDF आता है मेरे टेलीग्राम, जो एग्रीकल्चर वाला टेलीग्राम, जो नबार्ड के टेलीग्राम चैनल है, वहां पर शेयर किया जा चुका है। उसका MCQ भी अवेलेबल है, तो वो वाला PDF जो है पिन पोस्ट में आप चेक कर सकते हैं, पिन किया हुआ है चैनल में पोस्ट, उसको आप चेक कर लेना, वहां पर अवेलेबल है, वहां से आप किसको कवर कर सकते हो, ओके। क्वांट रीजनिंग जो है वो मैंने बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ARD स्टैटिक। जैसा कि मैंने बोला कि देयर आर 11 यूनिट्स, तो फर्स्ट वीक में आपको जो है फर्स्ट यूनिट को कवर करना है, सेकंड वीक में आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों कवर करना है, क्योंकि दोनों सॉइल साइंस और वाटर रिसोर्सेज दोनों छोटा यूनिट्स है, तो उसको आपको एक ही वीक में कवर कर लेना है। प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर बड़ा यूनिट है, इसलिए वीक 3 उसमें लग जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री बड़ा यूनिट है, 1 वीक आपको लग जाएगा उसमें। वीक 5 में आपको फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी कवर करना है। फिशरीज छोटा यूनिट है, फॉरेस्ट्री छोटा यूनिट है, इकोलॉजी थोड़ा सा ज्यादा है, ओके। तीनों मिलाकर आप 1 वीक में कवर कर सकते हो। वीक 6 में आपको फिर से फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग छोटा टॉपिक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन छोटा टॉपिक है, लेकिन इसी टाइम पर आपको इकोनॉमिक सर्वे करना है, इसीलिए मैंने इस वीक में आपको छोटा यूनिट्स दिया हुआ है, ओके। तो वीक 6 में आपको रूरल डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कवर करना है। देन वीक 8 में आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर बात करें PIB समरी का, आपको जुलाई मंथ से स्टार्ट करो, ओके, फिर जून में स्टार्ट में करना है, फिर आपको तब तक अगस्त का PDF आ जाएगा, अगस्त का PDF करना है, यूनियन बजट करना है, इकोनॉमिक सर्वे करना है, जून जुलाई अगस्त को रिवाइज करना है, एंड वंस अगेन आपको तब तक सितंबर का PDF आ जाएगा, तो आपको सितंबर का PDF जो है 8th वीक में कवर करना है, ओके। गाइज आप बोलोगे सर अप्रैल और मार्च का, देखो ऑलरेडी अगर आप कर चुके हो तो ठीक है, अगर नहीं किए हो तो अभी के लिए आप उसको छोड़ दो, फेज 1 के बाद देख लेना एक बार, ओके। ARD प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी के लिए ARD कंपेंडियम ऑलरेडी दिया गया है, डेली आप 10 से 12 पेज पढ़ लें तो भी आपका पूरा PDF कवर हो जाएगा। सिमिलरली ESI कंपेंडियम दिया गया प्रोग्राम्स का, उसमें से भी आपको जो मैंने मिनिस्ट्रीज बताया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, एंड एजुकेशन, हेल्थ, उसके आपको जो प्रोग्राम्स को आप कवर कर सकते हो। तो डेली अगर आप 5 से 7 पेज या 10 पेज भी पढ़ते हो तो भी आपकी चीजें हो जाती है। जनरल अवेयरनेस, अब देखो जनरल अवेयरनेस में आपको ये AC का पॉकेट एंड बैंकिंग इकोनॉमी PDF या अड्डा PDF या कोई भी PDF फॉलो कर सकते हैं, ओके। बात बराबर ये एक ही चीज है, वो आप कर सकते हो, ओके। तो आपको ये जो है जुलाई और अगस्त करना है वीक 5 में, वीक 6 में आपको जुलाई अगस्त करना है, फिर आपको AC का सितंबर करना है वीक 7 में, और उसके बाद फिर से सितंबर ही आपको जो है वीक 8 में करना है। तो इस तरह से आपको वीक जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने जो लास्ट के 4 वीक्स दिए हुए हैं, 5, 6, 7, 8, ये आपको कर लेना है। इस तरह से आपका कुछ प्लान रहेगा। देखो आप बोलोगे सर इतना सारा चीज कैसे करेंगे, तो मेरा एक ही रिप्लाई है आपके लिए कि अगर इसको ये सोच के चलोगे कि इतना सारा चीज करना है तो डिफिकल्ट हो जाएगा, लिटरली डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको चेकलिस्ट बनाना है, ये तो आपका मेजर प्लान हो गया कि आप नेक्स्ट 8 वीक में क्या करने वाले हो। अब आपको चेकलिस्ट बनाना है। चेकलिस्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट डे का बेसिकली आपको प्लान होता है, ओके। आपको क्या करना है, चेकलिस्ट रेडी करना है।
अब चेकलिस्ट क्या होता है, नेक्स्ट डे का प्लान होता है। आपको पता है कि ये सारी चीजें मुझे कवर करनी है, डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया है। आपको अब पता है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। तो मुझे इस वीक में बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर कवर करना है, जिसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एग्रोनॉमी, क्रॉपिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये सब टॉपिक्स आपको अवेलेबल है। अब मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि राइट नाउ मुझे आपको आज जो है 5 से 7 पेज ये कवर करना है। ओके, मुझे 10 पेज पीआईबी के भी पढ़ने हैं, मुझे 5 पेज जो है आपको वो कंप्यूटर अवेयरनेस के भी पढ़ने हैं, एक न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, और मुझे जो है एक 1 आवर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी सॉल्व करना है। आप देखोगे तो ये 10 पेज पढ़ने के लिए 1 आवर लगेगा, ये 10 पेज पढ़ने के लिए आपको जो है 2 आवर लगेगा, तो 3 आवर इधर हो गए, 1 आवर इधर हो गया, 4 आवर, तो 4 आवर तो आपको देना ही पड़ेगा। 4 आवर, चाहे आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, आपको 4 आवर तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। बाद बाकी टाइम आपको न्यूज़पेपर आप फ्री आवर्स में, ऑफिस आवर्स में पढ़ सकते हो। ओके, तो अगर जैसे कि यहाँ पर अगर टाइम मैनेज कर लिया, इधर अगर कंप्यूटर को नहीं दिया तो उसके बदले में जो है आप, या क्यूआरई को नहीं दिया तो कंप्यूटर में 1 घंटे दे दिया, तो उस तरह से आप टाइम मैनेज करके आप इसको कवर कर सकते हो। ये आपके चेकलिस्ट होते हैं। आप अगर ये सोचोगे कि अरे यार मुझे पूरा का पूरा सिलेबस एक ही दिन में कवर कर रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड टू मेक अ चेकलिस्ट फॉर नेक्स्ट डे। और जब दिन खत्म होता है, मतलब सोने से पहले, आप ये चीज में जरूर सेटिस्फाइड रहो, यस आई गेव माई 100% टूडे, आई गेव माई 100% एंड आई वॉज एबल टू कंप्लीट वट एवर डिसाइडेड, कि जो भी मैंने डिसाइड किया था वो सारी चीजें मैंने आज कवर किया हुआ है। ये बस सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ओके, तो यही चीजें आपको रिक्वायर्ड है, इसी को आपको ध्यान रखना है। आई होप आई एम क्लियर कि चेकलिस्ट आपको कैसे बनानी होती है। चेकलिस्ट पर मेथड फॉलो करो, कभी भी आपको सिलेबस ज्यादा नहीं लगेगा, आपको चीजें बल्कि नहीं लगेंगी। ओके, सो दैट वाज ऑल गाइज। तो अगर आप ये कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जरूर ज्वाइन करें। ओके, आई प्रॉमिस यू ऑल द सपोर्ट, ऑल द मेंटरशिप, ऑल द गाइडेंस टू हेल्प यू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ओके, मैंने खुद नहीं कर पाया था, लेकिन एक्सपीरियंस इतना है कि आपको जरूर क्लियर करवा सकता हूँ। ओके, क्योंकि चीजें अनफॉर्चुनेट हो गई इसलिए नहीं हो पाया, बाद बाकी आपको जरूर उतना हेल्प मिल जाएगा कि आपके एग्जाम्स को क्लियर कराया जाएगा। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस वंस अगेन।